CAPF-AC 2022 में आज हम डे 29 देखेंगे। इधर हमने लास्ट 3 डेज कंटिन्यू पेपर 2 के बारे में देखा। तो जो पेपर 2 में टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट हमने जो 100 के आसपास बोला था, तो 100 करीब टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दिया। अब जो पेपर 1 से संबंधित जितना मैंने जो टारगेट बोला है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके 4th ऑफ अगस्त लास्ट एक तरह से डेट हमने रखा था, तो 4th ऑफ अगस्त को हम जितना होगा वो कंप्लीट हम कर देंगे। ओके, तो आज डे 29 का तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग टारगेट सेट फॉर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली जो आपको पीडीएफ जो जो पेड वाले हैं उसको एक्चुअली में ये फाइनेंसिंग के जगह फाइनेंशियल हो गया था, तो उसको आप चेंज कर लेना, फाइनेंसिंग उसको कर लेना, ठीक है ना। आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन आपका है। इनफैक्ट मैं ऐसे टॉपिक भी दे चुका हूं, और जो भी ऐसे आपका या रिपोर्ट कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि वो आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट सोर्स हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का फाइनेंस आप पीपीपी टर्म पे करोगे, गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंसी हैं, बैंक्स हैं, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी। तो ये जो है आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसका जो टारगेट रखा गया है वो 1 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट रखा गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट टुगेदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस। अभी हमारे नए जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू जो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, तो आपको ये जानना चाहिए। तो किस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट के दोनों सेशन को संबोधित करते हैं। तो फर्स्ट है एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। यस, लोकसभा का जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो वो आपका बोथ हाउसेस का जो करते हैं एड्रेस। नेक्स्ट, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ईच ईयर, वो प्रेसिडेंट एड्रेस हर ईयर में होता है और उसके बाद उस पर वोटिंग होता है। तो जनरली ये माना जाता है कि प्रेसिडेंट का जो वो स्पीच है वो पास होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो स्पीच है वो प्रेसिडेंट का अपना स्पीच नहीं होता, वो एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो यदि वो पास नहीं होता तो ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। थर्ड है टू डिस्कस अ बिल ऑन विच देयर इज डेडलॉक बिटवीन द राज्यसभा एंड द लोकसभा। नो, यदि डेडलॉक है लोकसभा और राज्यसभा के बीच तो उसमें ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है। लेकिन ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन किसमें है? या तो आपका जो बिल होना चाहिए वो नॉ होना चाहिए, ऑर्डिनरी बिल होना चाहिए। फाइनेंस जो मनी से रिलेटेड है, मनी बिल है, वो उस पे आपका ज्वाइंट सीटिंग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि राज्यसभा उसमें गौन है। और यदि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, बिल है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनना है, तो उसके लिए सेपरेटली पास होना चाहिए। तो तीसरा प्रोविजन नहीं है, तो 1 और 2 ओनली हो जाएगा, तो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू करूपुर कलमकारी पेंटिंग। तो करूपुर कलमकारी पेंटिंग कह रहा है कि इट हैज रिसेंटली रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु स्टेट के लिए इसको जीआई टैग जो है वो मिला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, द थीम ऑफ दिस पेंटिंग ट्रेडिशन रिवॉल्व्स अराउंड सोशल कमेंट्री एंड पॉलिटिकल सटायर। तो ये जो इसका थीम है वो सोशल कमेंट्री ना होकर के एक तरह से रिलीजियस थीम है, रिलीजियस थीम है। ओके, तो फर्स्ट आपका सही है, सेकंड गलत है, तो ओनली 1 ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज रिलीज्ड बाय। जो आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक है, ये हम साइबर वर्ल्ड में जी रहे हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। जो किसी को कहते हैं ना कि आज अटैक करने के लिए पूरी सेना को ले जाने की जरूरत नहीं है, एक हैकर या एक टीम का हैकर जो है वो कहीं भी आपका पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये कौन जारी करता है, कौन ये? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, रसिया, ईरान एंड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज इंक्लूड कंडक्टेड ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज चीरू 2022। तो रसिया ईरान के साथ कौन करेगा? तो चाइना करेगा, तो चाइना आपका मेनली है। फ्रांस नहीं करेगा,
पाकिस्तान, देखो ये 3 के 3 हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन मेहंदी इसमें आपका ये बी है, क्योंकि फ्रांस इसमें आप बस एलिमिनेट कर सकते हो। नॉर्मली नॉर्थ कोरिया को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, ये बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर सिप्री रिपोर्ट फॉर ईयर 2021, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। नो, इनफैक्ट सेकेंड लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट है, ठीक है ना, लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकेंड है, इंडिया इंपोर्ट्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आर्म्स फ्रॉम रसिया। अभी भी इंडिया जो है हाईएस्ट जो है रसिया से इंपोर्ट करता है, लेकिन यूएस चाहता है कि अधिक से अधिक हमारे पास से इंपोर्ट करें, और इंडिया भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारे हम इंडिजिनस भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statements regarding India's first open rock museum. It displays different types of rock from different parts of India with age ranging from 3.3 billion years to around 55 million years of Earth's history. Yes, ये सही है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, इट इज एन इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। नो, एक्चुअली ये CSIR और NGRI, CSIR प्लस नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये सेकेंड गलत है, फर्स्ट आपका सही है, तो ए जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स और यूटी। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें आपका जो है सिर्फ ऑप्शन ये स्टेट का दिया हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश आपका है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में इनॉग्रेटेड का मतलब वहां ऑफिशियल इनॉग्रेट किया गया, अदरवाइज सेलिब्रेट जो है वो बहुत जगह बहुत प्लेसेस पे ये किया जाता है साइमल्टेनियसली, लेकिन इनॉग्रेशन जो है इस ये में आंध्र प्रदेश में ये आपका हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। तो ये आपका जो भी कंपनियां हैं, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, तो इसमें से आपका कौन सा है, कोल इंडिया लिमिटेड को मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी के रूप में ये अवार्ड मिला। क्वेश्चन नंबर 10, recently which of the following forms was used for creating mass awareness on COVID appropriate behavior in collaboration with UNICEF। तो ये देखो, जो आपका ये एक्चुअल में यदि देखा जाए तो आप जो पपेट्री है, पपेट्री ज्यादा यूजफुल है इस चीज के लिए। डांस आपका, अब भरतनाट्यम देखा जाए तो क्लासिकल डांस आपका है, तो क्लासिकल डांस है, तो एक तरह से आप उसको हटा सकते हो, तो नौटंकी आपका लगेगा, हाँ ये अच्छा हो सकता है। लेकिन इसका जो ये किया गया पुतुल नौच, पुतुल नौच जो है वो आपका कहाँ का है, वो वेस्ट बंगाल और ओडिशा का है। ओके, सो ये आपका पिट्री में यूज होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, which among the following institutions has released a report titled gold mining in India। इंडिया में जो क्या है, इंडिया इधर जो वर्ल्ड का एक तरह से लार्जेस्ट कंज्यूमर गोल्ड का है। गोल्ड क्या है कि हमारे यहाँ जो गोल्ड का पैसन, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है, और इंडिया बहुत लिमिटेड अमाउंट में गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर पाता है। जो आप कोलार गोल्ड माइन था, उस पर देखो मूवी भी बना हुआ है, KGF 1 KGF 2। तो जो कोलार गोल्ड माइन है अभी ऑलमोस्ट उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस पर थोड़ा सा ये फोकस होना चाहिए। और रिसेंटली जो ऐसा जो पता चला है कि बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में शायद जो गोल्ड का बहुत बड़ा खजाना है, अब जब तक ये वहां से एक्सकेवेट नहीं होता है तब तक हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनीवे चूंकि इंडिया जस्ट अपने जो रिक्वायरमेंट है उसका 1 to 2% जस्ट प्रोड्यूस कर पाता है, बाकी जो है हम 98-99+ % जो है वो इंपोर्ट करते हैं। और गोल्ड में जो एक तरह से बहुत बड़ा इंडिया का इंपोर्ट बिल जो इसमें है, तो किस संस्था ने इसको जारी किया है, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जारी किया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पल्ली विलेज पंचायत हैज बिकम फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इन इंडिया। कार्बन न्यूट्रल, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है।
कार्बन न्यूट्रल पंचायत का मतलब, कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि जितना कार्बन एक्चुअली ये रिलीज कर रहा है उतना कार्बन को जो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि जो उतना उसमें एटमॉस्फेयर से CO2 जो है वो रिमूव कर रहा है। तो फर्स्ट यही है, इट इज लोकेटेड इन सिक्किम, नो इट इज लोकेटेड इन जम्मू। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग? तो किस सिटी में ये होस्ट किया गया इसका? तो ये जेनेवा, जेनेवा आप जान रहे हो स्विट्जरलैंड का ये कैपिटल है, तो जेनेवा में ये किया गया। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हॉट वायर एमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर। तो हॉट वायर एमीटर्स जो क्या होता है वो AC और DC दोनों के लिए यूज होता है मेजर करने के लिए, जो दोनों के में मापन के लिए, जो AC अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट दोनों के मेजरमेंट के लिए होता है। जो आप ये देखते हो कि इक्विपमेंट से पास हो रहा है लाइट और ये करंट पास हो रहा है या नहीं, उसको हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, the IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change in its recent assessment report mentioned which Indian city for sustainable transportation? जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि इस शहर में जो है ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबल वे में ये चल रहा है, तो वो कौन सा है? वो आपका कोलकाता है इसमें। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइट एलिमेंट इंडिकेटिंग रेडियो एक्टिविटी? एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी में क्या होगा, कोई भी एटम होता है तो उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन न्यूट्रल जो एटम होता है तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जो भी एटम है उसमें यदि न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और डिवाइडेड बाई प्रोटॉन करो, न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई प्रोटॉन यदि आपका ये वैल्यू 1.5 से अधिक है तो वो आपका रेडियो एक्टिव होता है नॉर्मली। हाँ, इससे कम वाला भी रेडियो एक्टिव हो सकता है, लेकिन जनरली इससे जो अधिक होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन एक्चुअल में क्या है कि हाइड्रोजन यदि देखा जाए तो इसमें 1H1 होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन जो प्रोटियम इसको कह सकते हो, तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये रेडियो एक्टिव होने का कोई प्रश्न नहीं है। अब ड्यूटेरियन है, ड्यूटेरॉन है, ठीक है, ड्यूटेरॉन जो है या ड्यूटेरियम भी उसको बोलते हैं, ड्यूटेरॉन और ड्यूटेरियम। तो इसमें देखा जाए तो 1H2 होता है। इसका मतलब 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब क्या, ये रेशियो 1 हो जाएगा। लेकिन ट्राइसियम में क्या है, ट्राइसियम में आपका 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, तो 2/1, तो ये क्या हो गया, ये ग्रेटर आपका 1.5 से है, तो ये ट्राइसियम जो है रेडियो एक्टिव है। लेकिन हीलियम क्या है, 2He4, 2He4 इसका मतलब है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसका मतलब क्या है 1 रेशियो आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस? तो ये जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है वो किस इंस्टीट्यूशन का फ्लैगशिप रिपोर्ट है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI का है। क्वेश्चन नंबर 18, थैलीसीमिया इज ए हेरिडेटरी डिजीज अफेक्टिंग? तो ये थैलीसीमिया ब्लड है, इनफैक्ट इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। जिससे भी ये डिजीज हो जाता है एक तरफ से मान के चलो उसका बचना मुश्किल या बहुत रिच है, अब वो एटलीस्ट सरवाइव कर सकता, क्योंकि उसमें रेगुलर ब्लड को चेंज करना पड़ता है बहुत सारा। तो इतना ज्यादा कॉस्टली अफेयर है कि साधारण आदमी के लिए मुश्किल ही है। एक्चुअली कैंसर जो है ऑलरेडी बहुत खतरनाक डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 19, which among the following has launched mandate document for नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क? तो ये जो नेशनल क्यूरिकुलम जो फ्रेमवर्क है, अभी देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है NEP 2020, तो उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर करने में भी टाइम लगेगा। धीरे धीरे सारी चीज़ों को जब आप उस लेवल में लाओगे, तो ये जो मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। ओके, तो इसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 20, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो लैंड है वो एक तरह से आज के डेट में देखो कि आज के डेट में लैंड जिसके पास है तो गांव में अभी भी उनका रिस्पेक्ट है। लेकिन आज जो है लैंड से अधिक क्या है
कि कौन गवर्नमेंट जॉब में अच्छे में है। जैसे सिविल सर्वेंट कौन है, कौन आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, या एसडीएम है, डीएसपी है। तो आज तरह से एक एरिस्टोक्रेसी उनको बोला जाता है। लेकिन जो इनिशियली, हाँ अभी भी गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो उनका एरिस्टोक्रेटिक सी क्लास जो है उसका, लेकिन जब उस टाइम में देखा जाए तो लैंड ही मेन सोर्स था। तो ये क्या किसने स्टार्ट किया? ये मुर्शीद कुली खान ने किया। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट डिसाइफर्ड दिस स्क्रिप्ट। तो इस स्क्रिप्ट को जो है जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर्ड किया, यानी उसको डिक्रिप्ट किया। दूसरा, it was the script used to write in Prakrit language on earliest inscription. Most of the scripts used to write modern Indian language are derived from this script. It is the script used in most Ashokan inscriptions. तो ये जो डिस्क्रिप्शन किसका ये करता है? तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट को करता है। अब ये देखो प्राकृत जो है वो लैंग्वेज है, तो अब यहाँ प्राकृत लगेगा, लेकिन एक्चुअली स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22. IUCN star score which was seen in the news recently is related to which of the following? अब IUCN से देखते हो क्या है, इसको जब भी देखते हो तो आपको क्या दिमाग में आता है कि जो स्पीसीज हैं तो उनकी क्या स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस। तो स्पीसीज देखो एयर क्वालिटी नहीं हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल ये भी नहीं, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज एक्सटिंक्शन ये आपको दो में कंफ्यूजन, तो लेकिन ये स्पीसीज एक्सटिंक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा मेंशन नहीं है? ओके, नोट है, ठीक है ना। तो जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही और सी अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। यस, ये स्टेटमेंट तो सही है। इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन सीजे चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। ये भी सही है। द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नो। ये जो आपका जजेज का इंक्वायरी एक्ट जो 1968 है वो उसमें अंदर मेंशन है, तो ये नहीं होगा। क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ये भी मेंशन है। तो ए बी डी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन ये इसके लिए अलग प्रोविजन किया गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, consider the following statements. First, to increase the number of judges to the Supreme Court, a constitutional amendment bill under Article 368 is required to be passed by the Parliament. No. यदि सिंपली जजेस का नंबर बढ़ाना है तो अब अनलेस अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है कुछ उसमें आप मेजर चेंज लाने वाले हो जिससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तब आपको इसके तहत जाना होगा। लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट फिर देखेगा कि कहीं आपने बेसिक प्रिंसिपल को तो वायलेट नहीं किया, बेसिक स्ट्रक्चर को। लेकिन सिंपली जजेस का नंबर बढ़ा रहे हो तो इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में बहुत सारा केसेस पेंडिंग है। तो ये प्रोविजंस जो है आर्टिकल 368 के तहत नहीं, ये आपका ऑर्डिनरी बिल के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकेंड है, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ सीजेआई एंड ए 7 अदर जजेस। यस, सही है ये स्टेटमेंट। अभी क्या है, 1 यानी कि सीजेआई है और प्लस 33 अदर जजेज हैं, तो अभी 34 हो गया। और इनफैक्ट अब ये स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है, जितना केसेस हमारे पास बहुत ज्यादा पेंडिंग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। Next, question number 25. Consider the following statements. Rajya Sabha was first constituted in 1950. No, ये 1952 में ये शायद 13th मई या कुछ ऐसा था, 13th मई। तो इस बार जो है 70 ईयर्स इसके कंप्लीट हुए राज्यसभा के, 70 ईयर्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकेंड, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर्स, एक्चुअली 1/3। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये देखिए, ये आपको कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, तो दोनों इनकरेक्ट है इसमें, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों आपके इनकरेक्ट हैं। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए, आपका धीरे धीरे करके चलता रहेगा। हमेशा ध्यान रखो कि आपका अपना जो हार्डवर्क है, आपका अपना जो मेहनत है वो वर्क करेगा, और लास्ट मोमेंट तक आपको अपना जो रेपो है
बना करके रखना है, जिस पेस से चल रहे हो उसको बना के रखना है, स्वास्थ्य भी अपना अच्छा रखना है, कोई भी रिस्क, क्योंकि एक तो बरसात का टाइम अचानक आ रहा है, आ गया है, तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम। तो खाने वगैरह का अपना प्रॉपर ध्यान रखो। फिर कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।